और अब मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि अब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्पेशली कंडक्टर टॉपिक्स के अगर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे ना तो अब आपको ये चैलेंज नहीं आएगा। Hello everyone, welcome to all on this channel The Top Guns by Unacademy। इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर टॉपिक से आज मैं कवर करने जा रहा हूं द शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड द अर्थिंग। अगर मैं इस टॉपिक के वेटेज की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कंडक्टर का वो टॉपिक है जिस प्रोफाइल के क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर इस समय आप लोग जेईई मेंस लेवल के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं ना तो आपको शेयरिंग ऑफ चार्जेस और अर्थिंग पे कई सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। और इवन ये जो टॉपिक है ना इसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स हम आगे जाकर के जब नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर कवर कर रहे होते हैं तो वहां पे भी उन्हें कनेक्ट करते हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि आज इस लेक्चर में मैं क्या क्या कवर करने जा रहा हूं, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएं कि ये आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे शेयरिंग ऑफ चार्जेस के जो बेसिक फंडे हैं उनको डिटेल में डिस्कस करूंगा और उसके बाद यहाँ पर उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सिर्फ हमें आंसर निकालना है। मैं न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करते करते उनमें यूज होने वाले फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और आप इस प्रोफाइल के क्वेश्चन डेफिनेटली इससे पहले भी सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में कुछ ऐसे हिडन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता। तो प्लीज अगर आप इस लेक्चर को देखें तो हर एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए उस पर बेस्ड कुछ हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आई विल कवर द अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। ये एक ऐसा टॉपिक है कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस या मैं कह सकता हूं मेरे जो स्टूडेंट्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस टॉपिक से थोड़ा सा फैमिलियर होंगे, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि अर्थिंग के बारे में कई सारे स्टूडेंट्स को पता तो होता है, लेकिन फिर भी जब हमारे सामने न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम कभी भी सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते या फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें सही आंसर नहीं पता चलता। और उसके पीछे कैलकुलेशन एरर रीजन नहीं होता, उसके पीछे रीजन होता है पता है क्या, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, थोड़ा बहुत पता होता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो नॉलेज होती है वो इनकम्प्लीट होती है। और ये बात आप जानते हैं कि इनकम्प्लीट नॉलेज हमेशा हमारे लिए डेंजरस रहती है। तो इसको काफी डिटेल में कवर करेंगे अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, फिर उसके बाद उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर इस समय आप लोग जेईई मेंस पर फोकस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि आप जानते हैं वन ऑफ अ मोस्ट हाई वेटेज वाला टॉपिक है, और अगर आप उसको पढ़ने जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि प्लीज आप पहले इस टॉपिक को कवर करिए, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस समय कनेक्ट कर चुके हैं या हम कह सकते हैं ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऑल ऑफ यू आर रेडी, श्योर? और प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से कि जैसा कि मैं हमेशा सेशन के स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठिए, मेरे साथ ही आपको न्यूमेरिकल्स को पैरेलली सॉल्व करना है। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाए उन कॉन्सेप्ट को साथ साथ में लिखना भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस क्या है? जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे दो कंडक्टर्स हैं, ठीक? मान लीजिए ये जो कंडक्टर है इस पे चार्ज Q1 है और उस चार्ज Q1 की वजह से इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है ना, एक मिनट, इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है ना बेटा वो V1 है। कितना है? V1। और आपके पास ये दूसरा कंडक्टर है उसका पोटेंशियल है V2। और अभी इस समय सपोज V1 की जो वैल्यू है वो V2 से ज्यादा है, मतलब जो कंडक्टर 1 है ना इट इज एट अ हाई पोटेंशियल और जो कंडक्टर 2 है ना वो अभी लो पोटेंशियल पर है। ये सिचुएशन आपके सामने है इस समय। अब मुद्दा ये है कि सपोज मैंने t इक्वल टू 0 पर यहां पर इस स्विच को कनेक्ट कर दिया, मतलब यहां पर कंडक्टर 1 और 2 के बीच में कनेक्टिंग वायर है और उसे कनेक्ट कर दिया। तो अब बताइए क्या होने वाला है। जैसे आप इस कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट करेंगे आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है।
तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो क्या होगा कि यहां पर एक कंडक्टिंग वायर के अंदर इस समय एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली ये चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा। और अगर ये कंडक्टर है तो आप जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, या हम कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्या ये बात समझ आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा। इज इट क्लियर? श्योर? डन? ओके। तो जरा देखिएगा, जब ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी को इक्विवेलेंटली हम ये बोल सकते हैं कि यार यहां से पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो यहां से इधर मूव करना स्टार्ट होगा। अब आप सोचिए कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करना स्टार्ट होगा तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो ये सेकंड वाला कंडक्टर है उसका पोटेंशियल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और पहला वाला जो कंडक्टर है उसका पोटेंशियल डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। यस और नो? और जब तक यहां पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक चार्जेस पे फोर्स लगेगा, और जब तक चार्जेस पे फोर्स लग रहा है तब तक ये पोटेंशियल का चेंज चलता रहेगा। और आफ्टर अ सम टाइम क्या होगा कि बोथ ऑफ द बॉडीज का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा यहां पे स्टेडी स्टेट आ जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं उसके बाद फर्दर चार्जेस का फ्लो होना बंद हो जाएगा। मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं बेटा कि फाइनल स्टेडी स्टेट में बोथ ऑफ द कंडक्टर्स का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। मतलब हम यहां बोल सकते हैं कि जो V1 का वैल्यू है, किसका वैल्यू? V1 का वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगा? V2 के बराबर हो जाएगा। अब मुद्दे की बात समझिएगा यहां पर कि हम यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ट्रांजिएंट स्टेट की तो चर्चा करेंगे नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी हम चर्चा कर रहे होंगे तो स्टैटिक कंडीशन की कर रहे होंगे। स्टैटिक कंडीशन मतलब जब चार्जेस का फ्लो होना क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। अब मुद्दा ये है कि इस प्रोसेस को होने में कितना वक्त लगा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस जो है ना वो विद इन 10⁻⁹ सेकेंड्स हो जाती है। मतलब आप जैसे ही दो कंडक्टर्स को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं ना, तो कनेक्ट करने के तुरंत बाद चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और आफ्टर अ सम टाइम बोथ ऑफ द कंडक्टर्स का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है। तो मुद्दा क्या है आज के बाद? आज के बाद जब भी दो कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाए, तो मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। हमें क्या करना है? चार्जेस को फ्लो कराना है। कब तक? जब तक कि बोथ ऑफ द कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इसलिए आप देखिएगा ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। वरना टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड देन द चार्ज फ्लो टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ ऑफ द सरफेसेस विल बी सेम। एट द एंड फाइनल कंक्लूजन यही है भैया कि आज के बाद जब भी आप दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो फाइनल जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, हमें बोथ ऑफ द कंडक्टर्स के पोटेंशियल को क्या कर देना है? सेम कर देना है। अब देखते हैं कि इस पे बेस्ड किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं। लेट्स सी। जैसे कि देखिएगा यहां पे क्वेश्चन है, यहां आप देख पा रहे हैं दो थिन कॉन्सेंट्रिक शेल हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज, अभी सॉल्व मत करिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए कि है क्या। दो थिन कॉन्सेंट्रिक शेल, इनर का रेडियस r है और बाहर वाले का जो रेडियस है ना वो 2r है। इनर शेल पर जो चार्ज है ना बेटा वो q दिया हुआ है, और आउटर सेल जो है उस पर जो चार्ज है ना वो 3q दिया हुआ है। ये अभी कंडीशन दी हुई है, और आप यहां देख पा रहे हैं कि हमने यहां पर इनर और आउटर शेल के बीच में एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट किया, और ये स्विच भी है, और t बराबर 0 पे हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही स्विच कनेक्ट होगा इसके बाद क्या होगा बताइए? स्विच को कनेक्ट करने के बाद यहां पे जो चार्ज है दैट विल स्टार्ट्स टू फ्लो, यस और नो? अब हमें ये नहीं पता यार कि चार्ज यहां से इधर जाएगा या यहां से इधर जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। मुद्दा क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पढ़िएगा, फाइंड द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
on both of the spherical cell after connecting with the switch। देखिए मैं यहां पर आपको फंडामेंटल अप्रोच बता रहा हूं, कुछ बेसिक्स स्टेप्स बता रहा हूं इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो उसके बाद ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी चैलेंज फेस नहीं होगा। सुनिए, अपन को यार ये तो पता ही नहीं है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, कि जो चार्ज है वो यहां से इधर गया या यहां से इधर गया। पक्का? तो अपन मान लेते हैं कि सपोज यहां पे जो चार्ज है ना वो x हो गया होगा। कितना बेटा? x हो गया होगा। लेकिन एक बात बताओ, पूरे कंडक्टर का टोटल चार्ज तो कंजर्व है ना। टोटल चार्ज कितना था कंडक्टर पे? 3q प्लस q। टोटल चार्ज है बेटा 4q। कितना है? 4q। अगर टोटल चार्ज 4q है और तुम कह रहे हो कि अंदर वाले पे चार्ज x है, तो बाहर वाले पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज कितना आ जाएगा? 4q माइनस x। यस और नो? क्या ये समझ आ गया? अब क्या करना है, आप यहां का पोटेंशियल लिखिए और यहां का पोटेंशियल लिखिए और बराबर करिए। सुनिएगा यहां गलती क्या होती है। जब मैं यहां का पोटेंशियल लिखूंगा, सपोज बेटा मैंने इसको पॉइंट ए बोल दिया और इसको पॉइंट बी बोल दिया, मैं अगर आपसे ये कहूं राइट डाउन द पोटेंशियल ऑफ शेल ए, क्या बोला मैंने? पोटेंशियल ऑफ शेल ए। यहां पे लोग करते हैं गड़बड़। जब बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ शेल ए, तो पता है वो इस पॉइंट पर सिर्फ शेल ए का पोटेंशियल लिखते हैं। क्या आप भी उसी कैटेगरी में हैं क्या? मुझे बताइएगा आप पोटेंशियल क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे क्या? के क्यू की वैल्यू कितनी? एक्स बाय आर। क्या आप ये कहेंगे कि दिस इज अ पोटेंशियल ऑफ शेल ए? नहीं। यही तो है कॉमन मिस्टेक, यही तो है हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिसकी मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूं। ये है हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में लैग है हमारे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो यहां पर एक्चुअली में जब हम पॉइंट ए का पोटेंशियल लिखेंगे ना, तो इट शुड बी अ नेट पोटेंशियल। अगर मैं नेट बोल रहा हूं ना, तो नेट का मतलब होता है पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस, चाहे वो शेल पे हो चाहे वो शेल पे ना हो। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसके सराउंडिंग में जितनी भी चार्ज बॉडीज हैं, सबका जो पोटेंशियल होगा पॉइंट ए पर, दैट विल बी द नेट पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो यहां पे सिर्फ आप ये वाला टर्म नहीं लिखेंगे, बाहर वाली सरफेस की वजह से भी लिखेंगे। और आपको समझ में आ रहा होगा कि बाहर वाली शेल की वजह से पोटेंशियल अंदर किसी भी पॉइंट पे वही होगा जो सरफेस पे था। यस और नो? तो उस टर्म को मैं यहां लिख देता हूं बेटा, के 4q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2r। यहां तक आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। यह है पॉइंट ए का पोटेंशियल। सिमिलरली जब आप पॉइंट बी का लिखेंगे, तो पॉइंट बी पे जब आप पोटेंशियल लिखेंगे तो आर रेडियस की वजह से भी लिखेंगे और 2r रेडियस की वजह से भी लिखेंगे। तो आर रेडियस की वजह से बताओ कितना होगा? kx बाई 2r। और बाहर वाले की वजह से क्या लिखेंगे? k इंटू 4q माइनस एक्स बाय 2r। बाहर वाले की वजह से तो पॉइंट ए और बी पे सेम ही आएगा, क्योंकि बाहर वाले शेल की वजह से अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या था? सेम था। पहले इस बात को समझिए, ये टर्म मैंने क्या लिखा है। मैं क्वेश्चन को बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे पता है कि डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो स्टूडेंट हैं जो इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में चैलेंज फेस होता है। इसलिए मैं यहाँ कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, हर एक पॉइंट को बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो मैंने ये टर्म लिखा है बेटा, ये क्या है? पॉइंट ए का पोटेंशियल। और ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? पॉइंट बी का पोटेंशियल, या मैं कह सकता हूं शेल बी का पोटेंशियल। तो जब भी आपसे बोला जाए पोटेंशियल, तो ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट, यू हैव टू राइट डाउन द नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्ज बॉडीज जो कि वहां पे प्रेजेंट है। इन दोनों टर्म को इक्वेट कर देते हैं। यस और नो? जब आप इक्वेट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। यस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। के बाय आर टर्म कैंसिल आउट हो गया। और हमसे बोला जा रहा है x बराबर x बाई 2। ये तो तभी संभव हो सकता है जब बेटा x की वैल्यू क्या हो? 0। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 0। आप इस बात से किस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कि जब मैंने a को b से कनेक्ट किया और मैंने कहा कि इस पे फाइनल चार्ज जो है वो x है और x की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब मुझे यहां पर एक बात समझ आ रही है कि जैसे a और b को आपने कनेक्ट किया ना, तो सारा का सारा चार्ज जो इनर शेल पे प्रेजेंट था वो बाहर वाली शेल पे आ जाएगा। और होना भी था।
अगर आप कंडक्टर की प्रॉपर्टी जानते हैं ना तो आप इस क्वेश्चन को इवन बिना सॉल्व किए ही बता सकते थे। बताओ कौन बताएगा? किस लॉजिक से मैंने ऐसा बोला कि जैसे ही मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो ये वाला सारा का सारा चार्ज इधर आ जाएगा। एक बात बताना, जैसे आपने ए और बी को कनेक्ट कर दिया तो अब ए और बी दो अलग अलग कंडक्टर नहीं है, ए और बी एक ही तो कंडक्टर बन गया भाई। तो अगर ये पूरा एक ही कंडक्टर है तो याद करो कि तुम कंडक्टर पे कोई भी चार्ज दोगे तो सिर्फ और सिर्फ वो सरफेस पे ही लाई करेगा। आपको दिख रहा है कि यहां पे कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो इनर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इसीलिए आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे ही आपने ए और बी को कनेक्ट किया तो सारा का सारा जो चार्ज है वो ए से बी में ट्रांसफर हो गया, और आप यहां पे बोल सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज कहां पे आ गया? बाहर आ गया, एंड दैट इज 4q। क्लियर है बात? इस फंडे को याद मत कर लीजिएगा। अगर आपने याद कर लिया ना तो आगे जाकर के गलती हो सकती है। अभी तो 2 शेल थे, हो सकता है आगे जाकर के आपको और भी मल्टीपल शेल दिखाई दे। मुद्दा यह है, कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी ऐसा कुछ होता है, राइट डाउन द नेट पोटेंशियल और उस नेट पोटेंशियल को बराबर कर दीजिए। अब सुनिएगा एक और बात, यहां पर एक प्रोफाइल के क्वेश्चन और बहुत पूछे जाते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को मेरे साथ ही सॉल्व करिएगा। मैं एक मिनट इसको मिनिमाइज कर देता हूं। हाँ, यस। क्वेश्चन क्या है, मैं यहां क्वेश्चन लिखना चाहूंगा कि देखो एक बात बताओ, जैसे आपने स्विच को कनेक्ट किया चार्ज फ्लो करेगा, और आप ये बात समझ पा रहे होंगे चार्ज इसलिए फ्लो कर रहा है जिससे ओवरऑल सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाए। अब वो एनर्जी अगर कम हो गई तो गई कहां? हीट लॉस में। क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि जब चार्ज फ्लो करेगा तो फॉर ए स्मॉल इंटरवल जब करंट जाएगा तो यहां हीट लॉसेस होंगे। तो यहां पर एक प्रोफाइल के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस। ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगता है मुझे क्योंकि एकदम से सडन स्ट्राइक नहीं करता। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस। अब आप एक बात बताइएगा मुझे, इनिशियली यहां पर इस पे चार्ज क्यू था तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रही होंगी, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बेटा बीच में भी, ठीक है। तुमने जैसे इस वायर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद अब तो ये पूरा एक सिंगल कंडक्टर बन गया क्योंकि ए और बी का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। और वैसे भी आप देख पा रहे हैं अंदर वाले शेल पे चार्ज क्या हो गया? 0, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज बाहर आ गया। तो जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो यहां पर ये जो फील्ड है ये गायब हो जाएगा। और आपको पता है कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस रीजन में एनर्जी स्टोर होती है, यस और नो? तो पहले इस रीजन में एनर्जी स्टोर थी और बाद में ये एनर्जी स्टोर नहीं है। देखो सराउंडिंग की अगर बात करोगे, सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग में तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही है जैसा पहले था। देखो आराम से, क्योंकि टोटल चार्ज तो 4q है। तो अगर आप बाहर किसी भी पॉइंट पे फील्ड लिखोगे तो बाहर फील्ड का एक्सप्रेशन जैसा पहले था वैसा ही बाद में, मतलब बाहर फील्ड का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। बाहर फील्ड का पैटर्न स्विच को कनेक्ट करने के बाद भी एज इट इज सेम है, लेकिन दो शेल के बीच में जो फील्ड था वो खत्म हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जो एनर्जी इन दो शेल के बीच में स्टोर थी वो एनर्जी हमारी लॉस हो गई। और ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए अगर आपको सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो टोटल एनर्जी होती है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी अगर आप किसी आर रेडियस के शेल की लिख रहे हैं जिस पे चार्ज Q है, तो इसकी वजह से जो टोटल एनर्जी होती है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, वो आप क्या लिखते हैं? KQ² डिवाइडेड बाय 2R। और ये एनर्जी कहां से कहां तक स्टोर होती है? ये एनर्जी स्टोर होती है फ्रॉम द सरफेस टू इंफिनिटी। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें से हाफ ऑफ द एनर्जी जो है ना वो R से 2R में स्टोर होती है। मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दूं, KQ² बाय 2R का हाफ और KQ² बाय 2R का हाफ, तो इतनी एनर्जी तो R से 2R में ही होती है भाई। और आधी एनर्जी जो है वो 2R से इंफिनिटी में होती है। ये क्या बोल रहा हूं मैं?
हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट मेरी बात को कनेक्ट ना कर पा रहे हो, थोड़ी देर में आप लोग कनेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। मैंने कहा कि जितनी भी टोटल एनर्जी है, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी है किसी एक स्फीयर की वजह से, जो कि आप जानते हैं 0.5 टाइम्स ऑफ kq²/r होती है, उसका आधा तो इतने ही जोन में होता है। मैं इस बात को बहुत आसानी से प्रूफ भी कर सकता हूं। क्या आप प्रूफ देखना चाहेंगे? जल्दी बताओ। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। अगर ये प्रूफ, ये एनर्जी कैसे आई थी वो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। ये एनर्जी निकालते हैं हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डीवी। अगर आपने एनर्जी डेंसिटी पढ़ा हो तो ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन में इतनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां पर जब हम एक शेल की वजह से कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर, और ई की वैल्यू क्या लिखेंगे? के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं तो क्या लिखूंगा? 4π आर स्क्वायर इंटू डी आर। और इस एक्सप्रेशन को मैं करने जा रहा हूं इंटीग्रेट। सपोज इस एक्सप्रेशन को मैं इंटीग्रेट करता हूं R1 से R2। R1 और R2 जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। अपर लिमिट R2 पुट कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये लिख देते हैं बेटा R2 से R1। तो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट टर्म है, इन कांस्टेंट टर्म को अगर आप बाहर निकालते हैं तो आप देखिएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये टर्म आएगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 4π, और अंदर आपके सामने बनेगा 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। क्योंकि देखिए एक आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट, फील्ड मैंने लिखा है तो यहाँ पे आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर? अब ऑब्जर्व करिएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, एक के कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अपर लिमिट R2, लोअर लिमिट R1। जब आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r पुट करो बेटा। थोड़ा सा ना एफर्ट खुद से करो। जो फील आएगी ना, जब खुद से आंसर आएगा ना, तो वो एक ऐसी फील होगी ना जो तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म तक रहेगी, भूलोगे नहीं। ये जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होती है ना कि सर हम भूल जाते हैं 5 दिन बाद, वो पता है कब होती है? जब हम बैठ करके सिर्फ और सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लिख लिख करके खुद से नहीं देख रहे होते। तो मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा और देखिएगा ये टर्म कितना बना आपके सामने, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे ये टर्म आएगा 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। दिस इज द टोटल एनर्जी। तो देखो अगर तुम R1 की वैल्यू R और R2 की वैल्यू इंफिनिटी रख दोगे तो तुम्हारे सामने वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो अभी मैं बता रहा था। अब मैंने क्या बोला, एक काम करो, आप R1 की वैल्यू तो R रखो, ठीक है बेटा, और R2 की वैल्यू 2R रखो जरा। तो 1/r माइनस 1/2R, ये 1/2 बन जाएगा। यहां से क्या समझ में आया? यही तो समझ में आया कि R से 2R में तो आधी एनर्जी स्टोर है। तो आपसे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहा ना, तो बेटा जो सवाल तुम्हारे सामने ऊपर लिखे हुए ना, हलवा सवाल। कैसे सवाल है? हलवा सवाल है, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम समझ पा रहे हो। जैसे कि यहां पर ये पूछा था ना, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस, तो तुम्हें देखते ही समझ में आ रहा है कि वो एनर्जी जो यहां से यहां स्टोर थी वो गायब हो गई। वो एनर्जी जो यहां से यहां स्टोर थी वो क्या हो गई है? एंड हो गई है। और वो यहां से यहां कितनी एनर्जी स्टोर थी जल्दी से बताओ? वो मैं लिखूंगा टोटल का हाफ, और टोटल का हाफ मतलब के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, और इसका भी हाफ। ये है वो एनर्जी का लॉस जो आपका हीट लॉस में गया है। सवाल एक है, लेकिन एक सवाल से कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं उनके बारे में हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहां से आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, और मैं चाहूंगा कि प्लीज इस बात को आप याद रखिएगा। ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चंस अगर मेंस लेवल पर आपके सामने आते हैं ना, तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। अगर ये एक्सप्रेशन याद है ना, तो आप डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ऑल ऑफ यू आर रेडी? ओके, नाइस, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 कॉन्सेंट्रिक शेल है बेटा। शेल ए का रेडियस R, शेल बी का रेडियस 2R, और शेल 3 का रेडियस है 3R। ठीक,
और सभी शेल पर जो चार्जेस हैं वो तुम्हें दिए हुए। इनर शेल पे देखो चार्ज कितना है, Q, चेक करो भाई फटाफट। मिड शेल पे चार्ज है -2Q, और तीसरी वाली शेल पे जो चार्ज है वो है Q, और मैंने यहां पे इनर शेल को आउटर शेल से कनेक्ट किया T बराबर 0 पर। देयर इज अ स्विच जो कि शेल A को शेल C के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बीच में इस तरीके का जो बना है ना, इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है ना, वो वायर इस शेल को टच नहीं कर रहा, ठीक है। इंसुलेटेड वायर है, आप तो ये मान करके चलिए, ठीक है, जिससे ये शेल 2 को कनेक्ट नहीं कर रहा। सवाल क्या है, आप कहेंगे ये तो डायग्राम दिया हुआ है। सवाल ये है कि बिफोर कनेक्टिंग द स्विच आपको ये चार्जेस दिए हुए थे, स्विच आपने कनेक्ट किया, डेफिनेटली कुछ चार्ज का फ्लो हुआ होगा, समझ गए होगे। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on each shell after connecting the switch. जल्दी बताओ, क्या इस प्रोफाइल के क्वेश्चन इससे पहले तुमने सॉल्व किया है? किया होगा, पक्का किया होगा। आज आपको आंसर देना है, बताइए। और नहीं तो मैं कहूंगा कि वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, और फिर मेरा जो आंसर आने वाला है ना उससे मैच करिएगा। देखते हैं कि आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या करना है, इसे कनेक्ट किया, चार्ज फ्लो किया होगा, डायरेक्शन ऑफ चार्ज क्या होगा पता नहीं, चार्ज ए से सी गया है, सी से ए गया है, पता नहीं है, क्या करें। मान लीजिए किसी भी एक शेल पे चार्ज कितना है, x, समझ में आया। आगे बढ़ते, इसके बाद जो आपको ये मिड शेल दिखाई दे रहा है, इस पे तो चार्ज चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो आइसोलेटेड है, ये तो कनेक्ट ही नहीं हुआ है, तो इस पे तो चार्ज अभी भी कितना रहेगा, -2Q। बहुत बढ़िया बेटा। और बाहर वाले शेल पे बताओ, देखो ए शेल, ए मैंने किसको बोला है पता है ना बेटा, जिसका रेडियस r है। ए शेल और सी शेल, इन दोनों का मिला के टोटल चार्ज है 2Q, तो वो तो कंजर्व ही रहेगा ना। अगर तुमने अंदर वाले पे x बोल दिया तो बाहर वाले पे क्या बोलोगे, सोचो, जल्दी बोलो यार फटाफट, मुझे आंसर चाहिए तुम्हारी तरफ से, जल्दी बताओ। तो बाहर वाले शेल पे तुम चार्ज बोलोगे कितना, 2Q माइनस ऑफ x, क्योंकि यहां पर x है तो ये यहां पर ये चार्ज आ जाए, तो ये मैं कहूंगा कि फाइनल चार्ज है। अब क्या करना है, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि शेल A और शेल C का पोटेंशियल बराबर कर देना है। पोटेंशियल लिखते समय वी केयरफुल, हम यहाँ पे नेट पोटेंशियल लिख रहे होंगे, जब हम सरफेस का पोटेंशियल लिखेंगे, देखिए के तो सभी में कॉमन आएगा, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ए की वजह से पोटेंशियल क्या लिखूंगा बेटा, x/r, बहुत बढ़िया। बी की वजह से क्या लिखूंगा, बी की वजह से लिखूंगा द -2Q डिवाइडेड बाय 2r, क्योंकि आपको पता है बाहर वाली शेल की वजह से अंदर किसी भी पॉइंट पे वही होता है जो सरफेस पे होता है। आई होप कि पोटेंशियल लिखने में आप कंफर्टेबल होंगे, श्योर, ओके नाइस। तो जल्दी से बताइएगा, सी सेल की वजह से कितना लिखेंगे, जितना सरफेस पर है, और सरफेस पे चार्ज कितना दिया हुआ है बेटा, 2Q माइनस x डिवाइडेड बाय 3r। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट A। अब आते हैं सी पर, सी पर के मैं यहां पे लिख देता हूं, पॉइंट सी तो बाहर है, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 3r ही आने वाला है, चाहे मैं a की वजह से लिखूं या b की वजह से लिखूं। तो मैं यहां पे सीधे सीधे लिखूंगा कि टोटल चार्ज लिख दो, डिवाइड बाय 3r कर दो, और टोटल चार्ज कितना है भाई, कैलकुलेट करना। टोटल चार्ज 0 है, q q और -2Q, तो टोटल चार्ज तो 0 है भाई। सोचो कैसे लिखा, समझ आ रहा है? इन तीनों को ऐड कर दो, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। जिसको नहीं चमक रहा, इन तीनों को ऐड करो, जरा चेक करो, ऐड करने पे क्या आ गया, 0, और डिनोमिनेटर सभी में सेम ही है। तो मैं ये कह सकता हूं यार, मुझे सिंपली इस टर्म को 0 करना है। ओके, तो देख लेते हैं सॉल्व करके ये टर्म क्या आ रहा है। r को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, एलसीएम लिया बेटा 6, और ये हो जाएगा 6x माइनस के 3 into 2 that is minus of 6Q plus 2 multiplied by 2Q minus of x is equals to 0। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6x minus 6Q plus 4Q minus 2x is equals to 0। तो ये टर्म बेटा आ गया आपका 4x, यस और नो, और ये है आपके पास माइनस ऑफ 2Q is equals to 0।
तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है कितनी, q/2। कैलकुलेशन एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो सिंपल मैथ से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। x की वैल्यू q/2 आ गई, मतलब मुझे यहां पे समझ में आ रहा है कि यहां पर जो चार्ज होगा फाइनली वो पहले तो q था लेकिन अब q/2 हो जाएगा। यहां लोग गलती क्या करते हैं वो मैं बता दूं कि जैसे ये क्वेश्चन उनके सामने आता है ना, वो पुराना वाला फंडा फिर से लगाने लग जाते हैं। पुराना वाला फंडा क्या, कि पूरा का पूरा चार्ज बाहर चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं ए और सी के बीच में भी एक शेल कनेक्ट है बी। हां, अगर बी नहीं होता तो डेफिनेटली पूरा का पूरा चार्ज बाहर आ जाता। तो आप यहां पर वो फंडा नहीं लगा सकते जो आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में यूज किया था। इसलिए मैंने बोला था कि किसी भी चीज को रट्टा मत मारो, बिल्कुल बेसिक से चलोगे कभी कोई गलती नहीं होगी। इसलिए मैंने यहां पे बोला कि यहां का और यहां का पोटेंशियल बराबर करो, अपने आप तुम्हारे सामने आंसर निकल करके आ जाएगा। तो समझ में आया बेटा? एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लो फटाफट। 6x, ठीक है भाई, 3 से 2 और ये हो गया 2। हाँ परफेक्ट। तो x की वैल्यू q/2 आ चुकी है बेटा, और अगर x की वैल्यू q/2 आ गई है तो अगर तुमसे ये बोला जाता अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, एक ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले इनर सरफेस पे जो चार्ज था वो कितना था, q, बाद में कितना हो गया, q/2। तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा, इफ आई विल आस्क यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, तो आप कहेंगे q माइनस ऑफ q/2 एंड दैट इज q/2। इफ आई विल आस्क यू व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, तो आप समझ पा रहे हैं a से c फ्लो करेगा। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम a to c। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है मेरी बात? फटाफट इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मैं जब तक भाई पानी पी लेता हूं। हाँ भाई, तो नोट डाउन कर लिया, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। चलिए अब कॉन्सेप्ट नया, एंड दैट इज व्हाट, अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर समझते हैं पहले इसका मतलब क्या है। देखिए, अर्थ को हम मानते हैं क्या है, ये एक लार्ज सरफेस ऑफ कंडक्टर, यस और नो। या हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है इट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ चार्ज। अगर हम एक कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला, मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, और इस कंडक्टिंग बॉडी को जब हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो देखो अर्थ से कनेक्ट करने के लिए यहां पे एक सिंबल बनाया जाता है लाइक दिस। कभी भी इस तरीके का सिंबल बना हो तो तुम तुरंत समझ जाना, इसका मतलब यह है कि हमने उस कंडक्टर को एक वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। इसी प्रोसेस को अर्थिंग बोला जाता है। पहले तो ये समझना, अर्थिंग का मतलब क्या होता है। ये होता है भैया, ये आपके पास कोई कंडक्टर, और कंडक्टर को तुमने अर्थ के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर हमें यह पता है कि कंडक्टर जो है उसका जो साइज होता है वो एज कंपेयर टू अर्थ तो बहुत कम होगा। मतलब हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो फाइनाइट साइज के कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार इस कंडक्टर का जो साइज है वो एज कंपेयर टू अर्थ तो बहुत कम होगा। तो यहां से जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है यहां पे चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ये बात भी आपको समझ आ रही होगी। मुद्दे की बात समझिएगा, यहां पर आपको पता है कि अर्थ एक बहुत बड़ी सरफेस है, तो उसमें थोड़ा बहुत चार्ज अगर चला भी गया, या यहां से थोड़ा बहुत चार्ज इस पर चला भी गया, तो उससे अर्थ का पोटेंशियल थोड़ी चेंज हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? मतलब आप ये समझ लीजिए, एक समुद्र में से अगर 2 बाल्टी तुमने पानी निकाल लिया तो समुद्र में क्या पानी का लेवल कम हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो उसी तरीके से मैं बोल सकता हूं, अगर आपने एक कंडक्टर को जब अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो जब यहां पे चार्ज फ्लो भी होगा तो यहां पर अर्थ के पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगा। तो फॉर अवर कैलकुलेशन वी एज्यूम दैट, सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूं, वी एज्यूम दैट पोटेंशियल ऑफ अ
इज 0। देखो अपन को एक यूनिक वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू देनी थी, तो अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, आपको पता है कि फिजिक्स में कई सारी चीजें जो हम डिफाइन करते हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो हमने यहां पर अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हमने अर्थ को अपना रेफरेंस माना और अर्थ के पोटेंशियल को क्या डिफाइन कर दिया, 0। मुद्दे की बात यह है कि आज के बाद तुम जब भी कभी किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करोगे तो तुम्हें वहां पर क्या करना है, उस सरफेस के उस पॉइंट का पोटेंशियल जो है, या हम कह सकते हैं कंडक्टर का जो पोटेंशियल है, उसे आपको 0 के बराबर कर देना है। क्लियर है ये बात? क्योंकि हम ये मानकर के चल रहे हैं कि अर्थ का जो पोटेंशियल है इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी याद रखना, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है बात? सहमत हो इस बात से? चलिए देखते हैं कि जब हम किसी भी एक फाइनाइट साइज के कंडक्टर को किसी अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो किस तरीके से चार्जेस का फ्लो होगा। मुद्दे की बात एट द एंड में यही कहूंगा कि क्या करना है, आपको पोटेंशियल लिख करके 0 कर देना है। ठीक है भाई? चलिए, जैसे कि ध्यान से देखना, यहां पर आप देख पा रहे होंगे दो कॉन्सेंट्रिक शेल, अंदर वाले का रेडियस r है, बाहर वाले का रेडियस 2r है। बाहर वाले पे अभी आपको चार्ज यहां दिया हुआ है जो कि आपको देख के समझ आ रहा होगा कितना चार्ज है बेटा, वो 4q। अंदर वाला न्यूट्रल है। हमने अंदर वाले शेल को यहां पर एक वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर दिया, या इसी प्रोसेस को कह सकते हैं हमने इनर शेल की अर्थिंग कर दी। क्या कर दी बेटा? अर्थिंग कर दी। ये लो भाई, अब सवाल क्या पूछा जाएगा कि ये बताओ कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, या तो ये सवाल पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि फाइनल चार्ज ऑन सेल, जिस शेल का रेडियस r है उस पे आपको ये बताना है कि फाइनल चार्ज क्या होगा। इस प्रोफाइल के क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्यादातर लोग कोई स्टेटमेंट बहुत क्लियरली नहीं पता होता, या हम ये कह सकते हैं कि वही कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा लैग होता है, वो कहते हैं कि सर चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर ये न्यूट्रल है तो इसका तो पोटेंशियल पहले ही 0 है। तो सर पहले ही 0 है तो कनेक्ट करने के बाद क्यों चार्ज फ्लो करेगा? मैंने कहा वाह क्या शानदार कॉन्सेप्ट बताया। फिर से वही गलती कर दी। मैंने क्या बोला था कि मैंने कहा था यहां का पोटेंशियल 0 करना है, और जब तुम इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे तो नेट पोटेंशियल लिखोगे बेटा, और नेट पोटेंशियल में बाहर वाली शेल का भी पोटेंशियल आएगा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि आंसर विल बी 0 तो नंबर भी मिलेंगे बेटे 0। मैं क्या कह रहा हूं अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। मान लेते हैं कि जैसे ही कनेक्ट किया, इस पे जो चार्ज आ गया वो x आ गया। देखो जो चीज अपने लिए अननोन है वो x है, ठीक है। अपन को नहीं पता कि चार्ज कहां से कहां फ्लो किया होगा, लेकिन अपन ने ये मान लिया कि इस पे जो फाइनल चार्ज है बेटा वो x आ गया। ये चार्ज इस तरीके से आया होगा कि सो दैट इस पॉइंट का जो नेट पोटेंशियल है वो क्या हो जाए 0। चलिए अब नेट पोटेंशियल लिखते हैं। जब हम नेट पोटेंशियल लिखेंगे इस पॉइंट का, तो इस शेल की वजह से क्या आएगा x/r, और बाहर वाले की वजह से भी तो आएगा। बाहर वाले की वजह से कितना आएगा 4q डिवाइडेड बाय 2r। बेटा ये वैल्यू 0 करोगे, समझ पा रहे हो? यहां पे लोग क्या करते हैं, ये सर kx/r बराबर 0, तो x बराबर 0, नो चार्ज फ्लो। नहीं, याद रखना नेट पोटेंशियल 0 करना है। इस बात को मैं 2 से 3 बार रिपीट कर चुका हूं, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि तुम लोगों को एक बार में कोई बात प्यार से समझ में नहीं आती, इसलिए मैं एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब बेटे इस वैल्यू को 0 करो, बिंदास होकर के करो, कोई समस्या नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, 0 कर दो। कैलकुलेशन सिंपल सा, x प्लस r को उधर ले जाओ, 2q बराबर क्या आ गया 0, x की वैल्यू क्या आ गई -2q। मतलब इस वाले शेल पे जो चार्ज है वो -2q आ जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जब एक न्यूट्रल कंडक्टर को मैंने वायर से कनेक्ट किया, तो इस वायर से जो चार्ज फ्लो किया होगा वो 2q किया होगा इन द अर्थ। क्योंकि जब यहां से 2q चार्ज फ्लो करेगा तभी तो यहां पे -2q आएगा ना।
तो डायरेक्शन भी ध्यान रखना। या इस स्टेटमेंट को दो तरीके से बोला जा सकता है कि 2q चार्ज यहां से शेल से अर्थ में फ्लो किया, या इसी बात को तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि माइनस ऑफ 2q चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो है वो अर्थ से शेल में फ्लो किया। आई होप कि समझ में आ गया होगा पक्का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कुछ मिलता जुलता वैसा ही सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। यहां पर आपके पास एक तो थिन शेल है, देखना जो आर रेडियस का दिख रहा है ना तुम्हें, वो कौन है? इट इज अ थिन शेल। लेकिन आप यहां देख पा रहे होंगे 2r से 3r के बीच में जो दिख रहा है ना, 2r से 3r के बीच में दिख रहा है ना, ये थिन नहीं है, दिस इज अ थिक शेल। और इस शेल की जो थिकनेस है वो कितनी है बेटा? r। उस शेल पे जो चार्ज है वो q दिया हुआ है, और अंदर वाली जो थिन शेल है वो न्यूट्रल है। लेकिन आप ऑब्जर्व करिए कि t बराबर 0 पर, कब? t बराबर 0 पर इस शेल को तुमने स्विच से कनेक्ट कर दिया, और ये स्विच कहां पे कनेक्ट है? अर्थ से। मतलब आप ये कह सकते हैं शेल ए की, इसको शेल ए बोल देते हैं बेटे, सुनना ध्यान से, शेल ए की आपने क्या कर दी है? अर्थिंग कर दी है, अर्थिंग ऑफ शेल ए। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो टू अर्थ, कि ये बताओ कि अर्थ में कितना चार्ज फ्लो होगा। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहली बार में सही आंसर तक नहीं पहुंचते। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए और फिर चेक करिए कि कहां गलती हो रही है, और अगर गलती नहीं हो रही तो शानदार, मतलब आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। बताइए, सुनिएगा ध्यान से। जब भी आपके पास थिक शेल हो ना और आप पोटेंशियल लिखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले चार्जेस को इनर और आउटर सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना मत भूल जाना। मतलब आपको एक बात ये समझनी होगी क्या, कि इस शेल के इनर और आउटर सरफेसेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो और उसके बाद पोटेंशियल लिखो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये थिक शेल एक शेल की तरह बिहेव नहीं करेगी, दो शेल की तरह बिहेव करेगी। आप मान लो कि मैंने अर्थ से कनेक्ट करने के बाद ये जो न्यूट्रल था इस पे चार्ज x आ गया। कितना आ गया? x आ गया। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इसकी जो इनर सरफेस तुम्हें दिखाई दे रही है उस पे ये चार्ज माइनस ऑफ x हो जाएगा। फेसिंग सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्या एक कॉन्सेप्ट पता है? नहीं पता तो अभी प्रूफ कर सकते हैं। मैं यहां पे आपसे कहूं एक क्या बनाऊं, एक यहां पे क्लोज्ड गॉसियन सरफेस लो, ये लो, और क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट कोर ऑफ अ कंडक्टर से पास होना चाहिए। एक बात बताना, इन द कोर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0। यस और नो? और जनाब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है तो आप, अगर मैं पूछूं फ्लक्स लिखिए, तो आप इस तरीके से लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर एंड दैट शुड बी इक्वल टू q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? लेकिन आपको पता है E का वैल्यू 0, तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड 0। और चार्ज इनक्लोज 0 तभी हो सकता है जब फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएंगे। ये कॉन्सेप्ट है कंडक्टर का। अगर आपने कंडक्टर विद कैविटी पढ़ा है तो डेफिनेटली वहां पे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसके ऊपर भी ऑलरेडी लास्ट वीक में वीडियो लेक्चर शूट कर चुका हूं। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको कंडक्टर पे बहुत डिटेल्ड में अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। देखिएगा x और माइनस एक्स, तो बाहर वाली सरफेस पे कितना आ जाएगा? q प्लस एक्स। अब मुझे क्या करना है? सरफेस का पोटेंशियल लिख के 0 करना है। लेकिन सरफेस का जब पोटेंशियल लिखोगे तो 2 टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे, देयर विल बी अ 3 टर्म, क्योंकि जो थिक शेल है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि देयर आर द 2 शेल, क्योंकि चार्जेस इनर और आउटर सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो अंदर वाले पे माइनस एक्स और बाहर वाले पे q प्लस एक्स। तो बताइए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? जब आप एक्सप्रेशन यहां लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे k, इसकी वजह से लिखना है इस पॉइंट पर, तो यहां पर लिख देते हैं बेटा x बाय आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2r इसकी वजह से, ठीक है बेटा। और बाहर वाले की वजह से क्या लिखोगे? q प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3r, और इस टर्म को अब अपन लोग क्या करेंगे? 0।
क्योंकि अपन ने अर्थिंग कर दी है तो हमें पता शेल ए का पोटेंशियल 0 होना चाहिए, इसलिए उस पॉइंट का अपन ने नेट पोटेंशियल लिखा और इसको 0 करेंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने यहां पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, जल्दी बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए थे? सोच लो बेटे। याद रखना आज के बाद कभी भी थिक शेल दी हो, सुन लेना स्टेटमेंट, कभी भी थिक शेल दी हो और पोटेंशियल लिखना चाहो तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो। क्या करना है बेटे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। थिन शेल में कोई फर्क नहीं पड़ता आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इनर और आउटर सरफेसेस जो हैं वो सेंटर से सेम दूरी पे होती हैं, तो वो टर्म सेम हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या, अगर मान लो ये थिन होता तो ये डिनोमिनेटर वाला जो टर्म था यहां भी 2 आ रहा था और यहां भी 2 आ रहा था, तो ये वाला x तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो जाता। तो थिन शेल के केस में पोटेंशियल लिखते समय चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता, सुन लेना। लेकिन जब थिक शेल है तो पहला स्टेप चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करो, और याद रखना क्या, इनर और आउटर सरफेसेस पे जो चार्जेस है ना वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 बने हैं। इसके आगे आप समझ पा रहे होंगे मैथमेटिक्स है, हम सॉल्व कर सकते हैं। k और r को कॉमन लेके कैंसिल आउट करते हैं। एलसीएम लिया 6x माइनस ऑफ 3x प्लस, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ q प्लस x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर सॉल्व करने पे बेटा ये वैल्यू आएगी 3x प्लस 2q प्लस 2x इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2x इज 5x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2q, हेंस x इज इक्वल टू माइनस 2q बाय 5। इस पे चार्ज आ चुका है और वो चार्ज कितना आ रहा है, माइनस 2q बाय 5। कैलकुलेशन एक बार आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बता दिया है कि हमने क्या किया है। आपको समझ में आ रहा है कि इनर सरफेस पहले न्यूट्रल था लेकिन अभी उस पर चार्ज माइनस 2q बाय 5 है। तो इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा था अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो टू अर्थ, तो अर्थ में कितना चार्ज फ्लो किया भाई? हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है उसमें जो यहां से चार्ज फ्लो किया होगा दैट इज 2q डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि इतना चार्ज यहां से अर्थ में गया, इसीलिए तो एक न्यूट्रल कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, क्योंकि अपन ने माना था कि इस न्यूट्रल कंडक्टर पे जो फाइनल चार्ज है वो x है, और x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, माइनस 2q बाय 5। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसे नोट डाउन करें और जितनी भी मैंने बातें बताई हैं आप लोगों को उन सारे पॉइंट्स को लिखें यार। ये सारी बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, 2 दिन बाद भूल जाओगे अगर आप अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं करोगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, लिखें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं यार इस प्रोफाइल के क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इवन आप मेंस पे फोकस करें, एडवांस पे फोकस करें, आपको डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि लोग इतना डिटेल में जाकर के नहीं पढ़ रहे होते। अगर आपको उस भीड़ से बाहर निकलना है, अच्छा परफॉर्म करना है, आपको टॉप 2 परसेंटाइल में आना है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। लोग कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ में आ गया होगा। जिसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता उसके लिए सवाल सॉल्व कर पाना संभव नहीं है। तो जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो नोट हो गया भाई, चलें फिर आगे। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखिए। हर सवाल अपने आप में नया है, हर सवाल आपको कुछ नया सिखा करके जाएगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स बताएगा। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि मैं एक ही प्रोफाइल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। आप देख भी रहे होंगे कि अभी तक हमने जितने भी प्रोफाइल के क्वेश्चंस किए हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ऐसा यूनिक था जो कि प्रीवियस सवाल में नहीं था। उसी में से अगला सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देयर इज अ पॉइंट चार्ज, यहां पे आपके पास एक पॉइंट चार्ज है बेटा, ये रहा आपके पास पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ये जो है ना आपके सामने, ये कौन है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, उसके सेंटर से 2r के डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, 2r। न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर का जो रेडियस है बेटा वो r दिया हुआ है।
ये सिचुएशन थी अभी t बराबर 0 पर, ठीक है। यहां पर एक स्पेयर और एक पॉइंट चार्ज के अलावा और कोई नहीं है। t बराबर 0 पर तुमने क्या किया, स्विच को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही तुमने स्विच को कनेक्ट किया, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो कंडक्टर है इसकी अर्थिंग हो गई। भाई अर्थिंग हो गई तो तुम्हें एक बात समझ आ रही होगी कि कुछ ना कुछ चार्ज का फ्लो होगा। अब ये नहीं पता कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, या तो अर्थ से इसमें गया होगा या इससे इसमें आया होगा, लेकिन हाँ ये तय है कि चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो 0 नहीं हो जाता। तो अपन ये मान लेते हैं भैया, अपन ये नहीं सोचते कि चार्ज कहां से कहां फ्लो किया, कैसे सॉल्व करते हैं। अपन ने मान लिया कि यहां का चार्ज जो है x है, यस और नो। अब देखना, अब मुझे पता है कि यार यहां का पोटेंशियल जो है वो 0 हो गया, लेकिन बेटा तुम इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख नहीं पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, कौन बताएगा? इसलिए नहीं लिख पाओगे क्योंकि इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना वो आज यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहां पे सराउंडिंग में एक पॉइंट चार्ज भी रखा हुआ है और इस पॉइंट चार्ज के होने की वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी। समझो बेटा, यहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हाई होगी और मैं कह सकता हूं तो डेफिनेटली यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज जब आप किसी कंडक्टर के पास रखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन से तो आप बहुत फैमिलियर होंगे, क्यों भाई? हाँ, तो जल्दी से बताओ, जब ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो इस स्फीयर के इधर वाली सरफेस पर, मतलब लेफ्ट मोस्ट सरफेस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। या इसी बात को बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर आ गए होंगे। तो इस स्फीयर पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है। और आप देख पा रहे हैं कि सरफेस पर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख पाना आपके लिए संभव नहीं है। अब क्या करें फिर हाउ विल बी अप्रोच? कंडक्टर की प्रॉपर्टी यूज करिए। कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी। लोग कहते हैं कि जहां पे ये वायर कनेक्ट है ना उसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई? मैं ये कह सकता हूं कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी है तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, नॉट इवन दिस पॉइंट, हर एक पॉइंट का 0 होगा। तो मैं कहूंगा सबसे बढ़िया और बेस्ट सिमेट्रिकल पॉइंट अगर तुम्हें कोई दिख रहा है तो वो कौन सा पॉइंट है? वो है तुम्हारा सेंटर। तो सेंटर का पोटेंशियल लिखिए और उसको 0 करिए, और सेंटर का लिखना तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि जब तुम सेंटर का पोटेंशियल लिखोगे तो ध्यान से देखना, पॉइंट सेंटर का पोटेंशियल, इसको सी बोल देते हैं बेटा। ओहो कहां चला गया भाई? हाँ, इसको बेटे सी बोल देते हैं। तो पॉइंट सी का पोटेंशियल लिखने जा रहा हूं मैं। सेंटर, एक तो पॉइंट चार्ज का भी आएगा, कितना आएगा? KQ/2R, यस और नो। और सेंटर पे पोटेंशियल इसका लिखना आसान है क्योंकि इंड्यूस चार्जेस का डिस्टेंस सेंटर से, हर इंड्यूस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R है। तो हम डायरेक्टली उस टर्म को बेटा क्या लिख सकते हैं? KX/R। और अब आप इसको 0 करिए। नहीं आया समझ? लोग क्या कहते हैं, लोग क्या, आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि आंसर तो 0 ही आएगा। 0 नहीं आएगा, चेक करिएगा यहां पर। यहां से अगर आप K/R को कॉमन निकालते हैं बेटा, ये कितना हो गया तुम्हारा? Q/2 प्लस X इज इक्वल टू 0, और यहां से X की वैल्यू आती है माइनस ऑफ Q/2। K/R कॉमन आ गया, बिल्कुल। मतलब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इस न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर पे अभी जो चार्ज है वो बेटा माइनस के Q/2 होगा, और माइनस Q/2 होने का मतलब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इसका मतलब है कि जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो यहां से अर्थ में जो चार्ज फ्लो हुआ वो कितना हुआ? Q/2 हुआ। अर्थ में जैसे ही Q/2 चार्ज फ्लो हुआ तो ये न्यूट्रल था, इससे Q/2 चार्ज चला गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया वैसे ही इस कंडक्टर का नेट पोटेंशियल 0 हो गया। क्या लग रहा है, समझ आ रहा है? तो मुद्दा समझे, जब हम अर्थिंग करते हैं ना, और जहां पे अर्थिंग कर रहे हैं तो कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी का यूज करना मत भूलिएगा कि कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी होती है। तो नॉट इवन दिस पॉइंट, हर एक पॉइंट का
नेट पोटेंशियल सेम ही आएगा इन द कोर ऑफ अ कंडक्टर, तो आप इस पॉइंट की परवाह क्यों कर रहे हो? आप सीधे सेंटर पे लिखो ना मेरे भाई। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का। आई होप कि आज के लेक्चर से कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जिसमें आपको कंफ्यूजन रहता था वो आज क्लियर हुए होंगे। इस टॉपिक को लेकर के जो डेप्थ है वो आपकी इंक्रीज हुई होगी, और अब मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि अब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्पेशली कंडक्टर टॉपिक्स के अगर आप PYQs को सॉल्व करेंगे ना तो अब आपको ये चैलेंज नहीं आएगा। और एक और बात याद रखिएगा, ये टॉपिक जो है ना वो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, ये आगे जाकर के कैपेसिटर जैसे टॉपिक्स में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और वहां पर इन टॉपिक्स का काफी ज्यादा मिसलेनियस प्रोफाइल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिन लोगों को कंडक्टर में कंफ्यूजन है, उन लोगों ने अगर मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैं कंडक्टर पे 2 से 3 लेक्चर शूट कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिएगा, उसमें आपको कंडक्टर के वाकई में कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे यूनिफॉर्म मेथड्स या मैं कह सकता हूं यूनिक ट्रिक्स देखने को मिलेंगी जिससे आपके कंडक्टर के कई सारे फंडे में भी हो सकता है कि क्लियर हो जाए। क्लियर है? डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ, जिसके लिए चैनल आपके बीच में काफी फेमस है। थैंक यू सो मच।